नमस्कार, मैं हूं आर्यन उपाध्याय एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। आज हम इंग्लिश 2 कंप्लीट करने वाले हैं। आज सारी वीडियोस में अपलोड करने का ट्राई करूंगा। सो आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स लाइन बाय एक्सप्लेनेशन है और इस वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है इंग्लिश 2 आपके लिए इस बार का। तो इसे लिखा है माया एंग्लो ने। सो बड़ा आसान है समझना। मतलब इस बार आपके पास 4 ही, अगर मान लीजिए 2 आपके पोएम आ रहे हैं और 2 स्टोरीज आ रहे हैं, तो 4 ही राइटर के नाम याद रखने हैं। तो आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स लिखा है माया एंग्लो ने। इसके बाद पैट्रियट लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। उसके बाद नोरा बुर्के ने लिखा है ब्लू बीड और लिटिल मैच गर्ल लिखा है हैंस क्रिश्चियन ने। सो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा याद करना। और राइटर का नाम पूछ दिया जाता है कई बार, तो पूछेगा तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। सो माया एंग्लो का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने, हो सके ये क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा, तो माया एंग्लो एक फेमिनिस्ट राइटर है और ये फेमिनिस्ट राइटर है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। ठीक है, जो लोग पहले स्लेव्स थे, जो अफ्रीका के जो लोग पहले अमेरिका में रहते थे, जैसे कि इंडिया 300 साल पहले 200 साल पहले ब्रिटिशर्स का जैसे स्लेव था, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड वाइट्स पीपल के बीच में होता था। तो यही चीज़ दर्शाई गई है इस पूरे पोएम में। और जो माया एंग्लो है, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स के चलते, इस पोएम के चलते उन्हें नेशनल इंटरनेशनल आई गेस नहीं, आई एम श्योर उन्हें मिला था रिकॉग्निशन और अक्लेम मिला था उन्हें। और इस लाइन, जो एक लाइन यहाँ पे अभी मिलेगा हमें, ग्रेव ऑफ ड्रीम्स नाइटमेयर स्क्रीम, ये थोड़ा सा ज़्यादा दर्दनाक थोड़ा सा रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। So a free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. अब पहले पैराग्राफ में हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्री बर्ड को यहाँ से रेफर किया जा रहा है वाइट अमेरिकन से, जो लोग फ्रीली इंडिपेंडेंटली रहते हैं। लीप का मतलब हुआ जंप करना। सो जो फ्री बर्ड जो है वो जंप करता है, जो फ्री बर्ड है वो जंप करता है ऑन द बैक ऑफ द विंड, यानी हवा पे, जैसे कि मान लीजिए कहीं पेड़ है या फिर बिल्डिंग का टॉप है, वहां से वो जंप कर रहा है और हवा के पीछे पीछे हवा के ऊपर उड़ रहा है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब ये मत समझना कि वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पढ़ा होगा, तो अपस्ट्रीम यानी दिशा के विरुद्ध और डाउन स्ट्रीम मतलब दिशा के साथ। सो विद द करंट, डायरेक्शन जहां करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में एक फ्री बर्ड जंप करके उड़ रहा है। एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज एंड डैश टू क्लीन द स्काई। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज का मतलब ये हुआ कि वो ऑरेंज सनलाइट जो है ना उसे इंजॉय कर रहा है। ठीक है, सनरेज जो है, ऑरेंज सनलाइट है, एकदम इंजॉय कर रहा है। एंड डैश टू क्लेम द स्काई, यानी सफिशिएंट करेज दिखा रहा है और अपनी फ्रीडम को दर्शा रहा है। डैश टू क्लेम द स्काई का मतलब ये हुआ कि करेज दिखाना। सो फ्री जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, वो करेज दिखाते हैं कि उन पूरी दुनिया उनकी है। ठीक है, मतलब अमेरिका उनका है, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड क्लेम्स द स्काई, यानी अपनी फ्रीडम को प्रोक्लेम करना, बताना। सो ये पहले पैराग्राफ का मतलब हुआ। बहुत हार्ड नहीं है यार इंग्लिश 2 तो सबसे आसान होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है। बस आपको वर्ड्स को डिकोड करना है, खत्म कहानी। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied. So he opens his throat to sing. यहाँ पे ये दिखाया गया है, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स यानी जो देख रही है, नीचे बैठी हुई, डाउन हिज नैरो केज। अब नैरो केज का मतलब क्या हुआ कि पतला सा एक पिंजड़ा है। केज मतलब होता है पिंजड़ा, तो एकदम पतला सा एक पिंजड़ा है, एक चिड़िया है जो नीचे बैठी हुई है पतले से पिंजड़े के अंदर। कैन सेल्डम सी थ्रू, यानी बहुत ही मुश्किल से हो सकता है ये सेल्डम। डैश टू क्लेम द स्काई, लीप का मतलब, स्टॉक्स का मतलब आपसे पूछ दिया जाए तो माइल तो बहुत आसान है और उतना आसान हो, मतलब उतना हार्ड होगा नहीं, क्योंकि आपके पास पैराग्राफ 1-2 लाइन दे दिया गया है, उसके बाद बोलेगा इसका मतलब बताओ, तो आप डिकोड कर लोगे आराम से। सो बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, यानी जो बर्ड केज में बैठी हुई है एकदम पतले से, जो देख रही है, कैन सेल्डम सी थ्रू, बहुत ही मुश्किल से, सेल्डम यानी रेयरली, सेल्डम यानी
rarely, बहुत ही मुश्किल से देख पा रही है his bars of rage. अब bars of rage यानी जो पिंजड़े हैं उसके जो bars हैं ना, वो rage यानी गुस्सा हुआ, rage यानी गुस्सा। तो जो पिंजड़े जिस गुस्से से उसको बांधे हुए हैं, जिसे पकड़े हुए हैं, उन bars of rage से बड़ी ही मुश्किल से यहाँ से देख पा रही है। His wings are clipped and his feet are tied. अब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इमोशनल यहाँ पे फीलिंग दिखाई गई है और फिजिकल फीलिंग मतलब पेन मैं बताऊंगा कि उनके विंग्स जो हैं क्लिप्ड हो चुके हैं, कि वो उड़ नहीं सकती, और उसके जो फीट्स हैं, जो पैर हैं, उसे बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, यानी अब उसके पास बस एक चीज़ बचा, उसका चोंच। अब बस उस चोंच से वो गाना गा सकती है। अब गाना मतलब खुशी से थोड़ी गाएगी, अपनी दुख बताएगी। ओके, थर्ड पैराग्राफ। The cage bird sings with fearful trill of things unknown but longed for still, and tune is heard on the distant hill, for a cage bird sings for freedom. यानी द केज बर्ड सिंग्स विद फियरफुल ट्रिल। ट्रिल यानी जो एक ही बार में, ट्रिल यानी क्या होता है कि कोई हाई साउंड जो होता है ना, यानी हेलो हेलो, मतलब जब डर के कोई चीज़ बोलती है, कोई चीज़ डर के अगर कोई बोल रहा है तो कोई हाई साउंड जो रिपीटेटिव होता है उसे हम कहते हैं ट्रिल। तो वो जो केज बर्ड्स हैं यहाँ पे जो कहा गया है, सो ओपन से थ्रोट टू सिंग, यहाँ पे अब जो गा रही है ना बहुत ही डर के गा रही है, यानी बोलना भी उसे मतलब बोलना भी अलाउड नहीं है। अब थिंग्स आर नोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, यानी वो किसके बारे में बोल रही है भाई, कि आसपास के बारे में, कि मुझे कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है मेरे, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल यानी डिजायर करना। गा रही है, डर के गा रही है, आसपास उसके क्या हो रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट फिर भी एक डिजायर है कि मुझे कोई ना कोई तो सुनेगा, मुझे कोई ना कोई तो लिबर्टी देगा। लॉन्ग्ड फॉर यानी डिजायर होना। एंड हिज ट्यून्स इज हर्ड, अब ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, ऑन अ डिस्टेंट है, यानी उसकी आवाज़ सुनाई जरूर देती है लेकिन बहुत दूर तक सुनाई देती है, लेकिन उसके जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, उसे इग्नोर किया जाता है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, और ये वर्ड किसके लिए गा रही है, आज़ादी के लिए गा रही है। सो यहाँ पे हेल्पलेसनेस दिखाया गया है, हेल्पलेसनेस दिखाया गया है। जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं उनका हेल्पलेसनेस दिखाया गया। थर्ड स्टैंजा आता है, द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द शाइन ट्रीज and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own। यानी द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर, यहाँ पे फिर से जो फोकस है वो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा फोकस फ्री बर्ड पे था, फिर सेकंड थर्ड में हम केज बर्ड पे आ गए, फिर फोर्थ जो स्टैंजा है वहाँ पे फिर से फोकस चला गया फ्री बर्ड के पास, कि अब वो आराम से यहाँ पे वो फिर से उनका मजा दिखाया जा रहा है कि फिर से अब आराम से अब रुकी हुई है, फिर से एक अनदर ब्रीज के लिए एक फिर से हवा का झोंका है, फिर से मैं उड़ूँ। एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द शाइन ट्रीज, और मैं फिर से जहाँ जहाँ विंड्स जहाँ जहाँ मुझे ले जा रहे हैं वहाँ वहाँ मैं उड़ूंगी, यानी फ्री बर्ड्स उड़ेंगी। अब शाइन ट्रीज का मतलब ये हुआ, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिखाया जाए, तो यहाँ पे लिटरली डिवाइसेस 12th के आईएससी में नहीं आया था एक भी क्वेश्चन लिटररी डिवाइसेस से, बट हो सके तो आ जाए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि सिमाइल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब याद कर लेना, समझ जाना। पर्सोनिफिकेशन यानी ये होता है कि हम किसी एनिमल को, किसी प्लानट को, किसी बर्ड को या फिर किसी प्लांट को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी चीज़ को अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी के साथ कंपेयर करते हैं उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे शाइन ट्रीज यानी ट्रीज जो है हाँ इस तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी क्या कहते हैं कि किसी अननोन थिंग को यानी किसी एनिमल को या फिर किसी प्लांट को हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी के साथ, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा है। तो हो सके क्वेश्चन आ जाए कि साइन ट्रीज का मतलब क्या, एक क्वेश्चन है वैसे, सो आप लिख दोगे डायरेक्ट पर्सोनिफिकेशन। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन, अब यहाँ से ये मतलब है कि जो फैट वर्म्स हैं, जो उनके खाना है, जो फ्री बर्ड्स के लिए जो खाना है वो ऐसे ही फेंका हुआ है, लॉन पे पड़ा हुआ है, और वो आराम से जब भी आए उन्हें लेके खा सकती है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और जो फ्री बर्ड है वो कहता है कि उसका स्काई अपना है। फिर से करेज दिखा रहा है, फिर से दिखा रहा है कि अपने फ्रीडम को प्रोक्लेम कर रहा है। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, his shadow shouts on a nightmare scream, his wings are clipped and his feet are tied, so he's opened his throat to sing।
लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि केज बर्ड जो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स पे खड़ा है, यानी उस जगह पे जहाँ पे ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है, ऐसी जगह पे केज बर्ड है जहाँ पे उसके ड्रीम्स को कुचल दिया जाता है और उसकी हालत इतनी खराब है कि उसके शैडो भी शाउट करते हैं उसके नाइटमेयर स्क्रीन पे। यानी अब जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो ड्रीम्स अब फुलफिल कभी नहीं होने वाले, उसके लिए हेल्पलेसनेस जो हो चुका है, उसके जो अब ड्रीम्स हैं वो एक दर्दनाक, मतलब क्या कहते हैं, नाइटमेयर स्क्रीन में बदल रहे हैं, यानी फ्राइटनिंग ड्रीम में बदल रहे हैं। और उसके जो शैडोज हैं वो भी अब डर रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। His wings are clipped and feet are tied। फिर से दिखाया गया कि उसके जो विंग्स हैं वो क्लिप्ड हैं, फीट्स जो हैं वो बंधे हुए हैं। So he opens his throat to sing। So उसने अपने चोंच खोले गाना गाने के लिए, यानी अपने दर्द सुनाने के लिए। So यहाँ से हमारा जो पोएम था वो खत्म हुआ। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। So देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। So इस पोएम को किसने लिखा है? हो सके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट मारेंगे माया एंग्लो, और फिर बाकी तीन ऑप्शन देखिए तो रॉल्ड डाल, एडगार एलन पो, वाल्ट वाइटमैन, ये सब हमने एक भी पोएम इनका नहीं सुना, तो डायरेक्ट माया एंग्लो मारो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड लीप्स? तो लीप्स का मतलब मैंने आपको बताया था जंप करना, ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। फिर द फ्री बर्ड डेमोन्स्ट्रेट्स फ्रीडम एंड पावर। तो फ्री बर्ड कब अपने फ्रीडम और पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? तो फ्री बर्ड अपने फ्रीडम और पावर को तब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्लेम्स द स्काई। यहाँ पे जब लिखा गया है एंड डैश टू क्लेम द स्काई, यानी यहाँ पे फ्री बर्ड अपने पावर और फ्रीडम को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। द केज बर्ड रिप्रेजेंट, अब केज बर्ड यानी रिप्रेजेंट यानी कौन से लोग? इग्नोरेंस नहीं, एनिमल जो लॉक्ड अप है नहीं, होप फॉर फ्यूचर नहीं, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस। यस, केज बर्ड यानी उनका फ्रीडम और चॉइस खो चुका है। द फर्स्ट स्टैंजा इज मीन टू शो। तो फर्स्ट स्टैंडा से क्या दिखाया गया है कि हाउ अ बर्ड फ्लाइज एंड क्लेम्स द स्काई, द ब्यूटी ऑफ सन रेज, द केज बर्ड्स फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेसनेस, द थ्रिल ऑफ बीइंग फ्री टू लिव योर लाइफ एज यू प्लीज। सी दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए द फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैकग्राउंड, फ्री बर्ड के बारे में बताया गया, तो फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, ए और बी तो होगा नहीं, और अगर लास्ट वाला देखा जाए तो हाउ अ बर्ड फ्लाइज फ्री एंड क्लेम द स्काई, तो इसका मतलब कुछ हुआ नहीं। द थ्रिल ऑफ बीइंग फ्री टू लिव योर लाइफ, यानी इंजॉयमेंट दिखाया गया है कि लाइफ जिसका फ्री है वो किस तरीके से आराम से रह सकता है। सो ऑप्शन सी मानी, आपका सही हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, his wings are clipped and his feet are tied, so it open and throat to sing। So what do these lines reveals about the cage birds? तो cage birds के बारे में यहाँ पे क्या बता किया है? The cage bird had strong feeling, the cage bird satisfied with his life, तो ये तो नहीं होगा। The cage bird had difficulty flying, ये भी नहीं होगा। Is aware of its surrounding, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए मारिए। बार्स ऑफ रेज किसका एग्जाम्पल है? हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, बार्स ऑफ रेज। अब इसका मतलब अब इसमें मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मारा जाए। तो देखिए, बार्स ऑफ रेज यानी क्या हुआ कि लोहा जो है वो गुस्सा हो रहा है, तो हो सके तो वो पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। आपको तो पर्सोनिफिकेशन मारना था कि देखिए कोई लोहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, वो कोई ह्यूमन की तरह गुस्सा हो रहा है, रेज यानी एंगर। अब क्या मारा जाए? तो आप मारेंगे मेटाफोर। मेटाफोर यानी क्या होता है? मेटाफोर मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूँ तो मेटाफोर यानी सिमाइल की तरह है। सिमाइल में बता देता हूँ थोड़ा सा, मतलब तीन मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। दो चीज़ों के बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसे सिमाइल कहते हैं। जैसे कि आई एम लाइक लायन, मैं शेर की तरह हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमाइल हुआ। और मेटाफोर क्या हुआ कि सिमाइल ही अगर हम इंप्लाई कर दें, जैसे कि मैं ही शेर हूं, समझे? जैसे कि राम शेर है, इसे हम कहते हैं मेटाफोर। मेरी जो टीचर है वो एक एंजल है, माई टीचर इज एन एंजल, दिस क्लास इज अ जू, इसका मतलब मेटाफोर हुआ। तो बार्स ऑफ रेज यानी जो गुस्सा है, बार्स जो हैं वो गुस्से हैं, यानी डायरेक्ट हम कंपेयर करें किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, तो मेटाफोर हमारी। वैसे तो मोर स्पेसिफिकली ये पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, पर कोई नहीं। इन विच लाइन ऑफ द पोएम डज एंग्लो शो द एंगर वन वुड फील एट द लॉस ऑफ फ्रीडम? तो किस लाइन में दिखाया गया है कि वो गुस्सा आता है? तो गुस्सा आता है भाई, मतलब किस लाइन में सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है?
अच्छा, टू शो द एंगर, अच्छा उस एंगर को शो करने के लिए, तो एंगर को शो तभी करता है भाई, ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, वो अपने चोंच से गाना गाना शुरू करता है। विच वर्ड्स प्रोवाइड अ नेगेटिव कनेक्टेशन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, नेगेटिव कनेक्टेशन कब किस एक्सट्रैक्ट में, नेगेटिव यानी गुस्से वाला, सो डायरेक्टली हम बोलेंगे क्लिप्ड स्टॉक्स रेज, यानी काट दिया गया, देख रहा है, गुस्से में है, इसका मतलब वो, ठीक। वाई डज द केज वर्ड सिंग, अच्छा केज वर्ड क्यों गाता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आए क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था। बिकॉज ही इज कॉलिंग टू अनदर बर्ड, एकदम नहीं। इट हैज़ टू फाइंड द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस हिज पेन, हो सकता है। इट्स एंजॉय सिंगिंग, ये भी नहीं होगा। बिकॉज दैट इज व्हाट बर्ड्स डू, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारी। उसके बाद द केज बर्ड सिंग्स विद द fearful trill of things unknown but long for still and has tuned his herd on the distant hill for the cage bird sings of freedom. So ट्रिल का मतलब क्या हुआ, ट्रिल का मतलब लाउड तो नहीं होगा, ड्रिल तो नहीं होगा, जकाउंट एक्सप्रेशन भी नहीं होगा, ट्रेम्बलिंग टोन होगा। ट्रिल का मतलब क्या हुआ, टोन हुआ, ट्रेम्बलिंग टोन, जो डर के कोई आवाज बोला गया, इस तरह से ट्रिल कहते हैं। द एक्सप्रेशन लॉन्ग्ड फॉर का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग्ड फॉर मैंने बताया था, विश फॉर, डिजायर करना, कि कोई ना कोई तो आवाज सुनेगा, कोई ना कोई तो हमें आजाद करे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वाई डज द स्पीकर सिंग, क्यों गाती, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। टू स्पीक विद द फ्री बर्ड, एकदम नहीं। बिकॉज हिज हैबिट टू ईट फैट फॉर्म्स, ये भी नहीं होगा। नो रीजन, ये भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ हिज ऑपरेसिव कन्फाइनमेंट, ऑप्शन डी हमारी। अब फोर देखिए, हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड कैसे गाती है भाई, तो एंग्री मैनर में नहीं, सैड मैनर में नहीं, फियरफुल ट्रेम्बलिंग टोन में, जी हाँ, फियरफुल और ट्रेम्बलिंग टोन में गाती है। विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम शो द केज बर्ड्स हैव नेवर बीन फ्री, तो कैसे पता चला कि केज बर्ड आज तक कभी फ्री नहीं हुई, तो हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, केज बर्ड सिंग्स नहीं, ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, मुझे लगता है ऑप्शन डी होगा, हाँ ऑप्शन डी होगा। सो केज बर्ड सिंग्स विद द, मतलब उसके आसपास क्या चीजें होने वाली हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट फीलिंग, लेकिन फिर भी एक है कि कोई ना कोई तो सुनेगा, एक डिजायर है। व्हाट इज द पोएम मेनली अबाउट, तो पोएम मेनली किसके बारे में है, तो लाइव्स ऑफ बर्ड, एकदम नहीं। ड्रीम्स ऑफ बर्ड हो सकता है, जॉय एंड सिंगिंग, एकदम नहीं। फ्रीडम एंड स्लेवरी, यस, फ्रीडम एंड स्लेवरी, कि कोई फ्री बर्ड जो है वो फ्री है, और जो केज बर्ड है वो स्लेव है। अ केज बर्ड हैज सप्रेस्ड ड्रीम्स, यस, सप्रेस्ड ड्रीम्स। हाउ आर द स्लेव्स फ्रॉम द वर्किंग फील्ड्स द सेम एज द केज बर्ड इन द पोएम, तो स्लेव जो वर्किंग फील्ड में है वो केज बर्ड से कैसे फ्री हैं, एक बार अपने ट्राई करिए, देखिए सारे ऑप्शंस, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। दे बोथ सिंग सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम, दे बोथ फ्लाई इन एयर, दे बोथ एंड फॉर न्यू बिगिनिंग, दे बोथ गेन फ्रीडम, सो स्लेव्स वर्किंग फील्ड सेम एज द, दे बोथ सिंग सॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, तो ये नहीं होगा, दोनों गाने आज़ादी के लिए गाना नहीं गाते, बी भी नहीं होगा। दे बोथ एंड फॉर न्यू बिगिनिंग्स, दे बोथ गेन फ्रीडम, तो ये क्वेश्चन आई थिंक ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन सी 7 देखा जाए, व्हाट डज द केज वर्ड रिप्रेजेंट, तो केज वर्ड को किसे रिप्रेजेंट किया गया है, माई एंग्लोज एंगर एट बीइंग एंग्लो, तो माई एंग्लो अपनी ही बस एंगर को नहीं बता रही, पूरे एक कम्युनिटी के एंगर को बता रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अ बर्ड विद क्लिप्ड विंग्स, तो केज वर्ड से रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट अगर आ जाए ना तो आपको डायरेक्टली चल जाना कि असली में पोएम कहना क्या चाहता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन डी मारी, द ऑपरेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। द फ्री बर्ड इज एन मेटाफॉर फॉर, तो फ्री बर्ड, हाँ जी ये देखिए, अ फ्री बर्ड, यहाँ पे क्या दिखाया गया कि बर्ड जो है फ्री है, बर्ड जो है वो फ्री है, यानी मेटाफॉर है, बर्ड जो है वो फ्री है, समझे। मेटाफोर यानी क्या होगा कि माई टीचर इज एन एंजल, तो बर्ड जो है वो फ्री है, तो यहाँ पे हम क्या कंपैरिजन तो कर रहे हैं कि मैं शेर जैसा हूं, तो एक बर्ड जो है वो फ्री है, तो बर्ड जो है वो किसके लिए मेटाफोर, किसके लिए, कि बर्ड जो है किसके लिए मेटाफोर है, तो वाइट पीपल के लिए, तो कंपैरिजन किससे हम कर रहे हैं, फ्री बर्ड को वाइट पीपल से, तो ऑप्शन है हमारी। सो दिस इज वट, इससे बाहर के आई डोंट, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस है कि सारे क्वेश्चन आपसे हो गए हैं, सो आई डोंट थिंक से इससे बाहर से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, यहीं भी इर्द गिर्द घूमेगा, हार्ड नहीं आएगा, बहुत ही आसान आएगा। ऑल द बेस्ट। सेकंड चैप्टर भी मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।